हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 11 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, अब आप हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप से डेली वन लाइनर जो है डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसके लिए कोई चार्जेस आपको नहीं देना है, बस हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप को इंस्टॉल कीजिए और जो भी हमारे डेली करंट अफेयर्स का सेशन हम करते हैं, जैसे अब कर रहे हैं, ये आप वन लाइनर के फॉर्म में भी प्राप्त कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और यदि आप हमारा 1 ईयर पैकेज चाहते हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन के साथ साथ सभी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, उसके लिए आप हमारा 1 ईयर का जो मेंबरशिप प्लान है वो बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। विच कंट्री इज नोन एज द कंट्री ऑफ विंड्स? किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? ऑप्शन है इंडिया, स्पेन, डेनमार्क या फिर न्यूजीलैंड। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। हु हैज़ बीन नेम्ड एज फ्रांस नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर? फ्रांस के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है, गैब्रियल अटल। आपको जानना चाहिए कि रिनाइसेंस पार्टी के गैब्रियल अटल ये फ्रांस के नए प्राइम मिनिस्टर होंगे। इनकी एज 34 है और इस तरह से यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं फ्रांस के। आपको जानना चाहिए ये फर्स्ट ओपनली के प्राइम मिनिस्टर भी होंगे। और आप इस लाइन को पढ़िए, ही विल ऑल्सो बी द फर्स्ट ओपनली गे ऑक्यूपेंट ऑफ होटल मैटिगनॉन। इसका मतलब क्या हुआ, जो होटल मैटिगनॉन है ये फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनका ऑफिशियल रेजिडेंस होता है। ठीक है, तो अब ये प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं तो यहीं पर रहेंगे। तो ये फर्स्ट ओपनली गे ऑक्यूपेंट हैं होटल मैटिगनॉन के। ये एक तरह की मतलब स्टैंडर्ड इंग्लिश बनाने का तरीका है। आपको बता दें ये रिप्लेस कर रहे हैं इस पद पर एलिजाबेथ बोर्न को। साथ ही आपको जानना चाहिए कि भूटान में जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेरिंग तोब्गे, ये फिर से जो है सेकंड टाइम रीइलेक्ट हो चुके हैं और इनकी पार्टी का नाम है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। तो लगभग 2/3 ऑफ सीट्स इन्होंने जीत ली हैं। विच पॉलिटिकल पार्टी लेड बाय शेख हसीना सिक्योर्ड विक्ट्री इन द 12th पार्लियामेंट्री इलेक्शन इन बांग्लादेश? शेख हसीना के नेतृत्व में किस राजनीतिक दल ने बांग्लादेश में 12वें संसदीय चुनाव में जीत हासिल की? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, आवामी लीग। आपको जानना चाहिए कि बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इन्होंने 5th टर्म अपना जीत लिया है नेशनल इलेक्शन में। और इन नेशनल इलेक्शन में जो इनकी मेन अपोजिशन पार्टी है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसका नेतृत्व फॉर्मर पीएम खलीदा जिया करती हैं, जो कि फ़िलहाल जेल में है, तो इनके द्वारा ये बॉयकॉट किया गया इलेक्शन। शेख हसीना की पार्टी का नाम है आवामी लीग और 4th कंसेक्यूटिव टर्म इन्होंने जीता है इस पार्टी ने। और आपको जानना चाहिए ये 12th पार्लियामेंट्री इलेक्शन रही है। कंफ्यूज मत होना, 5th टर्म मतलब ओवरऑल शेख हसीना जो है 5वीं बार जो है रिलेक्ट हुए हैं और कंसेक्यूटिव 4th टर्म यानी कि लगातार 4थी बार जो है ये इलेक्शन जीते हैं। तो ये 12th पार्लियामेंट्री इलेक्शन रहे। आपको बता दें जो शेख हसीना है गोपालगंज सीट से जीती है। हसीना सबसे पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनी थी बांग्लादेश की जून 1996 से 2001 तक। आपको जानना चाहिए इंडिया के जो हाई कमिश्नर है बांग्लादेश में, इनका नाम प्रणय वर्मा है। देखिए बांग्लादेश में भले ही आप कुछ भी कहें कि मतलब इलेक्शन किस तरीके से हुए, किस तरह से नहीं हुए, धांधली हुई या नहीं हुई, पर ये सब मानते हैं कि शेख हसीना जब से बांग्लादेश में पावर में आई है तब से बांग्लादेश का ग्राफ जो है ऊपर चढ़ा है।
चाहे वो इकोनॉमिक मामला हो, चाहे किसी भी तरह का मामला हो, फॉरेन रिलेशन से संबंधित हो, तो इस मामले में शेख हसीना की तारीफ़ की जाती है और भारत का भी सपोर्ट अच्छा खासा मिला है। तो ये आप देख सकते हैं कि भारत के सपोर्ट से बांग्लादेश कहाँ से कहाँ पहुँच गया और भारत के सपोर्ट ना होने से पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो ये बात जो है, अगर हम मालदीव के पर्सपेक्टिव में देखें तो मालदीव को ये चीज़ देखनी चाहिए कि पाकिस्तान की क्या कंडीशन है बिना भारत के सपोर्ट के और बांग्लादेश की क्या कंडीशन है भारत के सपोर्ट के साथ। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड। हाल ही में रेलवे बोर्ड के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है अरुणा नायर। देखिए, अरुणा नायर ये रेलवे बोर्ड की सेक्रेटरी अपॉइंट की गई हैं। जया वर्मा सिन्हा, आप याद रखिएगा, रेलवे बोर्ड की चेयरमैन एंड सीईओ हैं करंट। और फतेह चंद बदवार ये फर्स्ट इंडियन थे जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए थे। बाकी आप जानते ही हैं, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज अश्विनी वैष्णव है। Who has been appointed as the Chief Executive Officer CEO of the Indian Olympic Association IOA। भारतीय ओलंपिक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा रघुराम अय्यर। देखिए, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने रघुराम अय्यर को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया है। इससे पहले जो आईपीएल टीम्स रही, राजस्थान रॉयल्स, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स, इनके सीईओ के तौर पर भी ये कार्य कर चुके हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना 1927 में हुई थी। टीम इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है। पीटी ऊषा करंट प्रेसिडेंट हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल किक्ड ऑफ इन विच स्टेट। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है गोवा। आपको जाना चाहिए, इंटरनेशनल पर्पल फेस्टिवल गोवा में शुरू हो चुका है और इसको आयोजित किया जाता है ऑफिस ऑफ द स्टेट कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, द डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ गोवा एंड डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और इनोग्रेट इसको किया है गोवा के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट रामदास अठावले। तो पर्पल फेस्टिवल आप समझिएगा कि जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए ये आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। वेयर वॉज द इंडस फूड 2024 एग्जीबिशन हेल्ड। इंडस फूड 2024 प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? सही आंसर ऑप्शन सी है इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट, ग्रेटर नोएडा। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल्स, पीयूष गोयल, इन्होंने इंडस फूड 2024 जो कि एक एग्जीबिशन है, भारत का जो डाइवर्स फूड इकोसिस्टम है उसको शोकेस करने के लिए, ये हाल ही में इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया। और यहाँ पर पीयूष गोयल ने दो महत्वपूर्ण जो है बातें बताई हैं। मतलब इस पूरे आर्टिकल में जो मुझे महत्वपूर्ण लगा वो ये था कि इंडिया का जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है वो 53 बिलियन US$ का है। साथ ही जो भारत है वो 15 एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स में डिवाइडेड है और अगर और इनमें सब जोन्स में डिवाइड करें तो 72 सब जोन्स में ये डिवाइडेड है। ये वाली जो लाइन है ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि भारत कितने एग्रो क्लाइमेट रीजन्स में है, डिवाइडेड है। वेयर वॉज द मेडियन एडिशन ऑफ द इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल IWDC हेल्ड। अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर ऑप्शन डी कोलकाता, वेस्ट बंगाल। आपको जानना चाहिए कि इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल का जो फर्स्ट एडिशन है ये कोलकाता, वेस्ट बंगाल में आयोजित किया गया और इस काउंसिल में डिसाइड किया गया कि रिवर क्रूज टूरिज्म के लिए 45,000 करोड़ रुपए जो है खर्चे जाएंगे। इस मीट को चेयर किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। सोनोवाल ने हरित नौका गाइडलाइंस एंड रिवर क्रूज टूरिज्म रोड मैप 2047 को भी लॉन्च किया। आपको जानना चाहिए IWDC इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में। इसे ऑर्गेनाइज किया गया इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI, जो कि नोडल एजेंसी है इनलैंड वाटरवेज के लिए भारत में। और किसके तहत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत आती है। इसका हेडक्वार्टर्स नोएडा, उत्तर प्रदेश में है। इसका हेडक्वार्टर्स भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा, नोएडा में। Who signed the bilateral Hajj agreement 2024 with the Kingdom of Saudi Arab? सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय हज समझौते 2024 पर किसने हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है स्मृति जुबिन ईरानी। देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड माइनॉरिटी अफेयर्स स्मृति जुबिन ईरानी
और इनके साथ वी मुरलीधरन, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इन्होंने बायलैटरल हज एग्रीमेंट 2024 साइन किया है किंगडम ऑफ सऊदी अरब के साथ। कहाँ? जेद्दा, सऊदी अरब में। आपको बता दें हज 2024 के लिए भारत के लिए जो पिलग्रिम्स डिसाइड किया गया, जो टोटल कोटा है वो 1,75,025 पिलग्रिम्स का है, और इनमें से 1,40,020 सीट्स जो है रिजर्व की गई हैं फॉर पिलग्रिम्स टू प्रोसीड थ्रू हज कमिटी ऑफ इंडिया। साथ ही इन दोनों मिनिस्टर्स ने 3rd एडिशन ऑफ द हज एंड उम्रा कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन जो कि जेद्दा में हुआ, इसे भी अटेंड किया। Where was the national workshop on harnessing potential of fisheries in marine states hosted by नीति आयोग? नीति आयोग द्वारा समुद्री राज्यों में मत्स्य पालन की क्षमता का दोहन पर राष्ट्रीय कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई? सही आंसर ऑप्शन ए है कोची, केरल। देखिए नीति आयोग ने नेशनल वर्कशॉप ऑन हार्नेसिंग पोटेंशियल ऑफ फिशरीज इन मैरीन स्टेट्स, इसको होस्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ केरल एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंट्रल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कोची, केरल में है, इसके साथ मिलकर। ये जो इवेंट है ये एक इनिशिएटिव है अंडर स्टेट सपोर्ट मिशन। आपको स्टेट सपोर्ट मिशन के बारे में जानना चाहिए, आप में से बहुत कम ने सुना भी होगा, ये नाम कम ही सुना होगा। मतलब स्टेट सपोर्ट मिशन क्या है? एक इनिशिएटिव है नीति आयोग का। इसका मकसद है 2047 तक जो भी राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनके जो सोशो इकोनॉमिक गोल्स हैं उनको प्राप्त करने में उनकी मदद करना। और इस मिशन की जो टोटल आउटले है वो 237.5 करोड़ रुपए की है, और टाइमलाइन कितना है? 2022-23 से 2024-25। विच फंड हाउस रिसेंटली लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ग्रोथ लिक्विड ETF? हाल ही में किस फंड हाउस ने भारत का पहला ग्रोथ लिक्विड ETF लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, ज़ीरोधा फंड हाउस। आपको जानना चाहिए कि ज़ीरोधा फंड हाउस ने अपनी नई स्कीम लॉन्च की है जो कि इंडिया का फर्स्ट ग्रोथ लिक्विड ETF है। इसका नाम है ज़ीरोधा निफ्टी 1D रेट लिक्विड ETF। जो ज़ीरोधा फंड हाउस है जॉइंट वेंचर है ज़ीरोधा और स्मॉल केस के बीच में। ETF आप जानते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इसकी फुल फॉर्म होती है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि लूनेट कैपिटल LLC इसने श्रीमेरा S&P इंडिया सरिया ETF लॉन्च किया है। द फंड विल ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ सरिया कंप्लाइंट Indian equities listed on the Bombay Stock Exchange. What is the monetary penalty imposed by RBI on Subramanya Nagar Cooperative Urban Bank Limited? सुब्रमण्य नगर शहरी बैंक लिमिटेड पर RBI द्वारा कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया गया है? सही आंसर ऑप्शन बी है 25,000 रुपये। देखिए RBI ने 25,000 रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है सुब्रमण्य नगर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड सेलम तमिलनाडु पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस इशूड बाय RBI ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स UCBs। बाकी आपको जानना चाहिए RBI ने 50,000 रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है स्तंभद्री कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड खम्मम तेलंगाना पर। RBI ने 2 लाख रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है हलोल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पंचमहल गुजरात पर। RBI ने 3 लाख रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है महसाना जिला पंचायत कर्मचारी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड महसाना गुजरात पर। RBI ने 7 लाख रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है नवसर्जन इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड अंकलेश्वर डिस्ट्रिक्ट भरूच गुजरात पर। What is the percentage of taxpayers who have moved from lower income to higher income tax brackets according to the SBI report? SBI रिपोर्ट के अनुसार ऐसे करदाताओं का प्रतिशत क्या है जो निम्न आय से उच्च आय ब्रैकेट में चले गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर ऑप्शन सी है 36.3%। देखिए हाल ही में SBI का जो इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट है इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है। इसमें बताया गया है कि जो इनकम इनइक्वालिटी है भारत में वो डिक्लाइन हुई है, और जो हायर टैक्स बेस है मतलब हायर टैक्स बेस के साथ ही जो इनकम इनइक्वालिटी है वो डिक्लाइन हुई है, और एक शिफ्ट देखने के मिला है टैक्स पेयर्स का फ्रॉम लोअर इनकम टू हायर इनकम टैक्स ब्रैकेट। इसमें ये बताया गया कि 36.3% ऑफ टैक्स पेयर्स ये लोअर इनकम से हायर इनकम टैक्स ब्रैकेट में पहुंच चुके हैं, और इसी के साथ 21.3% एडिशनल इनकम जो है इनकी हुई है। मतलब जो टैक्स से जो प्राप्त राशि है उसमें 21.3% की जो है और प्राप्ति हुई है। द टॉप 2.5% ऑफ टैक्स पेयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन इनकम डिक्लाइंड फ्रॉम 2.81% इन फिजिकल 2014 टू 2.28% इन फिजिकल 21। इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल्ड बाय इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स अर्निंग बिटवीन ₹5 lakh and ₹10 lakh climbed by 295% between the assessment years 2013-14 and assessment year 2021-22। इनकम इनइक्वालिटी कैप्चर्ड थ्रू द गिनी कोफिशिएंट याद रखिएगा, इनकम इनइक्वालिटी को मेजर करता है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है।
of taxable income has declined significantly from 0.472 to 0.402 during fiscal 14 to fiscal 22. The report stated that 47% of the population lives below 3.65 US dollar per day, and only 80% of the remaining 73.1 crore, that is 58.5 crore people, work in formal economy. The number of ITRs filed by people earning between rupees 10 lakh and rupees 25 lakh increased by 291%, while the total number of persons filing income tax increased to 7.4% in assessment year 23 from 7 crore in assessment year 22. Female tax files are around 15% of the individual tax files, with certain states such as Kerala, Tamil Nadu, Punjab, West Bengal having higher share of female tax filers. तो ये जो है आपको अपने आप पढ़ना है 1-2 बार, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। बाकी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो इन 2 पैराग्राफ्स में है, ठीक है। अब इसमें ऐसा कुछ अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने पूरा अपने आप ही इंग्लिश में पढ़ दिया। Which company has started oil production from its flagship deep sea project in the कृष्णा गोदावरी बेसिन? किस कंपनी ने कृष्णा गोदावरी बेसिन में अपनी बहुप्रतीक्षित प्रमुख गहरे समुद्र परियोजना से तेल उत्पादन शुरू किया है? सही आंसर ऑप्शन सी है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ONGC। देखिए ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इसने ऑयल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है अपनी डीप सी प्रोजेक्ट के तहत कृष्णा गोदावरी बेसिन से, जो कि 30 किलोमीटर्स ऑफ द कोस्ट है आंध्र प्रदेश के काकीनाडा बे ऑफ बंगाल से। ONGC ने ये प्रोडक्शन स्टार्ट किया है अपने क्लस्टर 2 प्रोजेक्ट से KGTWN982 ब्लॉक से। ये प्रोजेक्ट जो है भारत में जो नेशनल ऑयल प्रोडक्शन है उसमें 7% की और वृद्धि करेगा और नेचुरल गैस प्रोडक्शन में 7% की वृद्धि करेगा। टाटा पावर रिसेंटली अनाउंस्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 70,000 करोड़ रुपीज़ इन विच स्टेट? टाटा पावर ने हाल ही में किस राज्य में 17,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? सही आंसर ऑप्शन डी है, तमिलनाडु। देखिए टाटा पावर ने अनाउंस किया है कि हम तमिलनाडु में सोलर एंड विंड पावर कैपेसिटी को बढ़ाएंगे 10 गीगावाट्स तक की और 70,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे अगले 5 से 7 सालों में। टाटा पावर के CEO एंड MD परवीर सिन्हा है। वहीं आपको जानना चाहिए एक महत्वपूर्ण फैक्ट कि इंडिया की जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है ये 179.5 गीगावाट मार्क को क्रॉस कर चुकी है और इस तरह से भारत 4th लार्जेस्ट प्लेयर ग्लोबली है विंड एंड सोलर पावर में, यानी कि 4th नंबर पर आता है। चंदूबी महोत्सव वॉज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? हाल ही में चंदूबी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? सही आंसर ऑप्शन बी, असम है। देखिए चंदूबी फेस्टिवल जो है हाल ही में चंदूबी लेक जो कि असम के कामरूप डिस्ट्रिक्ट में आती है, यहाँ पर मनाया गया है और इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है पीपल ऑफ राजपारा विलेज, कामरूप डिस्ट्रिक्ट, अंडर द राबा हसोंग ऑटोनोमस काउंसिल। साथ ही आपको जाना चाहिए असम से ही संबंधित एक और करंट अफेयर, 2 दिन की एक रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन द थीम ई गवर्नेंस की ऑर्गेनाइज की गई डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस द्वारा गवर्नमेंट ऑफ आसाम के साथ मिलकर गुवाहाटी में। गवर्नर ऑफ आसाम गुलाब चंद कटारिया और यूनियन MOS डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये दोनों भी इस मौके पर मौजूद रहे। विच कंट्री विल चेयर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी इन जुलाई दिस ईयर? इस वर्ष जुलाई में यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? सही आंसर ऑप्शन ए, इंडिया है। देखिए भारत इस बार यूनेस्को का जो 46th सेशन होने वाला है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 21 से 31 जुलाई के बीच में, ये न्यू दिल्ली में होगा। यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है ये साल में एक बार मिलती है और 21 मेंबर स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें शामिल होते हैं और किस साइट को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया जाना चाहिए उस पर ये डिस्कशन करते हैं। आपको जानना चाहिए कि यूनेस्को में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है इंडिया के? विशाल वी शर्मा। यूनेस्को की बात करते हैं, फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है और यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। 194 मेंबर स्टेट्स हैं, हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में है और इसकी डायरेक्टर जनरल है ऑड्रे अजोले। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। वेयर इज नंदनकानन नेशनल पार्क? उड़ीसा। न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड इज इन विच कंट्री? केप टाउन, साउथ अफ्रीका। सुलावेसी इज एन आइलैंड बिलोंगिंग टू विच कंट्री? इंडोनेशिया। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ इनोग्रेटेड अटल हेल्थ फेयर एट विच प्लेस? लखनऊ। मोहम्मद फैजल पलिपुरा इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा फ्रॉम विच यूनियन टेरिटरी? लक्षद्वीप। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द बिगेस्ट कैटल फेयर इन एशिया विच कंपनी इज कंसिडर्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज?
The President of India, Draupadi Murmu, graced the Lakpati Didi Sammelan at which place? Which sports body banned transgender cricketers from participating in women's cricket at the highest level? Who became the first Indian woman cricketer to complete the double of 1,000 runs and 100 wickets in T20 internationals? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।